बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे गासेस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर इसके बोर्ड में आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो आपके कॉलेज के टेस्ट होते हैं उसमें भी आने के चांसेस हो सकते हैं। चैप्टर में और भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, लेकिन ये भी उन सवालों में शामिल है। आमतौर पर जब गासेस लॉ को कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो इस तरह से किया जाता है कि एक दिन उसकी एक्सप्लेनेशन और साथ एक एप्लीकेशन करवा दी जाती है, और फिर जो है दूसरे दिन उसकी बाकी जो दो एप्लीकेशन जो इस बुक के अंदर हैं वो करवाई जाती हैं। लेकिन मैंने जो है ना इसकी एक ही वीडियो बनानी बेहतर समझी है, ताकि आपको अलग-अलग सर्च करना ना पड़े, आपको एक में ही इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसकी डिटेल मिल जाए। अच्छा, फ़िज़िक्स का जब भी आपने तैयारी करनी है तो उसमें ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि डेफिनेशन है, या मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, या फिर आपकी डायग्राम है। तो इसकी आपने बार बार जो है ना प्रैक्टिस करनी है कि इसमें मिस्टेक ना हो। अगर इसमें आप ये चीज़ें ठीक लिख देते हैं तो आपके मार्क्स जो है ना उस क्वेश्चन में मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। अगर आप उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसमें मार्क्स आपके काफ़ी ज़्यादा कट जाएंगे। तो आपने जो भी सवाल तैयार करना है उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर में इस तरह की सूरत हाल हो कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आपका ज़हन जो है ना वो क्लिक करे कि भाई इसका क्या रिज़ल्ट आना है और किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब गासेस लॉ के जो है करने से पहले हमने जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कि उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था जो एक सरफेस में, जो कि जिसने एक चार्ज को इनक्लोज किया हुआ था, और उसमें हमारे पास फार्मूला आया था फाई इज़ इक्वल टू 1/ε0 तो जो गासेस लॉ का फार्मूला है उसमें और इसमें वो एक ही तरह के हैं। यहाँ पर क्यू स्मॉल है और यहाँ पर आपके पास क्यू जो है वो कैपिटल में क्यू लिखा हुआ है, मतलब कि ये ज़्यादा चार्ज को जाहिर कर रहा है। अब ये जो फार्मूला है ये हमें क्या जाहिर करता है, वो ये जाहिर करता है कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं ज़्यादा होंगी, और जितना चार्ज छोटा होगा उतनी नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो थोड़ी हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आप जो है मटेरियल को चेंज कर देंगे तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू पर भी उसका इफ़ेक्ट होगा। अब देखें, इसमें जो है हमारे पास जो चार्ज होता है उसके गिर्द इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही होती हैं, और अगर यहाँ पर कोई आप ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसमें से जो इसकी लाइंस गुजरेंगी उसको आप फ्लक्स कह देंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, एक इरेगुलर एक शेप, डिफरेंट सी शेप ले ली है, और उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास जो है ना चार्जेस मौजूद हैं। अब ये वाला चार्ज है, इसकी अपनी लाइंस होंगी, इतना इसमें से इसका अपना फ्लक्स गुजर रहा होगा, इसका अपना फ्लक्स गुजर रहा होगा, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो हर एक का अपना अलग-अलग फ्लक्स होगा। अगर हमने टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम सब के फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ फाई इज़ इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3 और फाई n, यानी ये तमाम जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको आपने किसी फर्जी सी जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर आपने इसको सपोज किया हुआ है। तो अब होगा इस तरह से कि फाई 1 जो है ना इसका हमारे पास Q1/ε0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर फाई ई था 1/ε0 Q था, जब फाई 1 करेंगे तो 1/ε0 Q1 आ जाएगा। इसी तरह से जब फाई 2 करेंगे तो Q2/ε0 आ जाएगा, यानी इसका अपना चार्ज 1 का अपना फ्लक्स है, चार्ज 2 का अपना फ्लक्स है, और चार्ज 3 का अपना फ्लक्स है। इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से फाई n इज़ इक्वल टू Qn/ε0 आ गया। अगर यहाँ पर 10 चार्ज होते तो यहाँ पर 10 लिख देते, अगर 3 चार्ज होते तो यहाँ पर हम 3 लिख देते, अगर यहाँ पर 8 चार्जेस हैं तो हम Q8 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने n सपोज किया तो ये Qn/ε0 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है इसमें एप्सिलॉन सारों पे जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, अगर देखा जाए हर एक में, तो इसमें हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/ε0 कॉमन आ जाएगा तो Q1, Q2, Q3 और इस तरह से हमारे पास Qn आ जाएगा। अब देखें, ये आपके पास जो चार्जेस हैं, अब एक बच्चा है वो पैसे जमा करता है, पहले दिन 10 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 50 रुपये, इस तरह से मुख्तलिफ घर जो एंड पे उसके महीने के एंड पे उसके पास 300 रुपया हो जाता है।
तो वो एक जो है ना टोटल अमाउंट आ जाती है। इसी तरह से जो चार्जेस हैं इनको आप एडअप कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपके पास एक जो है ना बड़ी वैल्यू आ जाएगी जो इन तमाम चार्जेस के टोटल के बराबर होगी। तो जो हमारे पास फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ε0 Q। अब देखें गासेस लॉ जो है वो क्या किस लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है, फ्लक्स को यानी फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा आप इसकी एप्लीकेशन में देखेंगे, आप गासेस लॉ की मदद से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ सर्फिसेज के लिए। अब यहाँ पे उसको करने से पहले हमें कुछ 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो तैयार होने चाहिए। अगर ये पॉइंट हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे तो आगे एप्लीकेशन ये समझे कि बहुत ही आसान है करना। अगर ये पॉइंट्स नहीं आपको क्लियर होंगे तो लाजिम बात है आगे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब देखें, ये आपके पास जब भी गासेस लॉ आपने अप्लाई करना है तो आपने एक सरफेस सपोज करनी है जिसको आप गाशियन सरफेस कह देते हैं। ये गाशियन सरफेस जो है ना ये एक इमेजिनरी सरफेस है और ये क्लोज सरफेस होती है। इमेजिनरी सरफेस से मुराद ये है कि ये आपके पास जो इमेजिनरी है मीन कि आपको नज़र नहीं आ रही, आपने अपनी आसानी के लिए इसको जो है ना वो बनाते हैं ताकि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उस शेप की उसके क्रॉस आप जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें या मालूम कर सकें। अच्छा, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो आपके पास गाशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। क्लोज से मुराद ये होता है कि जैसे आपके पास स्फेयर है, क्लोज है, या आपके पास एक बॉक्स है उसकी वो कहीं से खुला नहीं हुआ, बंद है, तो उसको आप क्लोज सरफेस कह देंगे। यानी 3D में ये चीज़ आ जाएगी, एक्स भी है, वाई भी है और यहाँ पर जेड भी है। इज़ यूज इन अप्लाइंग द गासेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मेन जो गाशियन सरफेस में हम यूज़ करते हैं, इमेजिनरी सरफेस को हम लेते हैं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। अब इसमें जो इसको आप शेप जो इसमें जो आपने शेप लेनी होती है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह की चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ जो इसको आप सेलेक्ट करते हैं ये डिपेंड करती है, मतलब आपके पास वो स्फेरिकल भी हो सकती है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकती है, इस तरह से मुख्तलिफ इसकी शेप्स हो जा सकती हैं। तो ये कैलकुलेट करने में जैसे हमारे मतलब उस तरह की हम शेप लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। और आम तौर पर ये जो होती हैं, जो शेप्स होती हैं, जो गाशियन सरफेस होती है वो सिमेट्रिकल होती है उस शेप के जिसके क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। कुछ केसेस में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जिस सरफेस के क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है गाशियन सरफेस भी उसी तरह की होती है। जैसे ये आपके पास एक चार्ज है तो इसको हम 3D फर्ज करेंगे, मतलब 3D समझ ये सफ़ेयर की शेप में इसको सपोज करेंगे तो इसकी जो गाशियन सरफेस है वो स्फेरिकल जो स्फेयर की फॉर्म में होगी। इसी तरह से ये एक आपके पास स्फेयर है जिसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली जो है ना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसके गिर्द जो गाशियन सरफेस आप सपोज करेंगे वो भी उसी तरह से होगी, आपके पास स्फेयर की फॉर्म में होगी। अच्छा, ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि जिस शेप के ऊपर आपने उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी वही शेप बना रहा है जिस तरह की वो बॉडी है। मतलब जैसे ये आपके पास एक सफ़ेयर है तो इसके ऊपर चार्ज भी इसी तरह सफ़ेयर की फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक रॉड है, रॉड में चार्ज भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिस तरह से रॉड है, और इसके गिर्द जो आपने गाशियन सरफेस लेनी है लाजमी बात है वो भी एक इस तरह से सिलेंडर बनेगा। अब फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टिंग जो है सफ़ेयर है, उसके गिर्द आपने पॉजिटिव चार्ज दिया और आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर कहीं मालूम करना चाह रहे हैं। तो आप जैसे ये सफ़ेयर है तो आपने इसके जो है ना सिमेट्रिकल ऐसे ही सफ़ेयर इसके इनसाइड जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप ले लेंगे। अच्छा, ये जो है ना ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट होगा कि ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, अब इसकी गाशियन सरफेस लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम किस तरह की लें। तो हम बजाय इसके कि पूरी जो इनफाइनाइट शीट है उसको कंसीडर करने के हम उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। अब उसके ऊपर क्या है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है इस साइड पे हैं और इसकी बैक साइड पे भी हैं। ये 3D जो तस्वीर बनाने की कोशिश की है। अब देखें इसमें जो
दो तीन तरह की सर्फेसेज हैं। एक आपकी जो है ना ये फ्लैट सरफेस है, और इसी तरह से बैक साइड पे एक फ्लैट है, और ये इस तरह से कर्व्ड है। अब देखें, मुझे आपने ये बताना है कि ये अगर पॉजिटिव से लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं तो क्या वो उस फ्लैट सरफेस जो है इसमें से गुजर रही हैं या कर्व्ड सरफेस है उसमें से गुजर रही हैं। तो लाजमी बात है, आपको डायग्राम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये अगर कप आपकी ये ऐसे प्लेट के ऊपर निडल्स निकली हुई हैं जो कि बाहर को आ रही हैं, अगर आप उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ये गत्ते का कोई जो रखते हैं, कप रखते हैं, तो कप की ये वाली जो सरफेस है ना इससे जो है वो निडल्स निकल आएंगी, लेकिन ये वाली जो है ना इसमें से निडल्स नहीं निकलेंगी क्योंकि इसमें वैसे भी एंगल 90 बन रहा है, और जो आपका लाइन जो है ना इसमें से गुजर भी नहीं रही। तो आपको ऑटोमेटिकली जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर फ्लक्स नहीं है, आपका इसके क्रॉस फ्लक्स जो है वो है। इसके बाद आ जाती है बात वेक्टर एरिया की। आमतौर पर वेक्टर आप समझ एरिया जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर देखें वेक्टर के जो एरिया की डायरेक्शन चेंज करने से ये कोई आपने तो ये जो फ्लक्स है उसमें से चेंज हो रहा है। जैसे ये एरिया आपने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको तो यहाँ से फ्लक्स हो रहा है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से रख दिया तो यहाँ से फ्लक्स नहीं हो रहा बल्कि लाइंस ऊपर से गुजर रही हैं। तो एरिया वेक्टर जो होता है, वैसे तो एरिया निकालना आप लंबाई ज़रब चौड़ाई निकाल लेते हैं, इसकी मैंने डिटेल में जो है ना इसका लेक्चर पहले ही अपलोड किया, वो काइंडली वो देख लें, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ये एरिया वेक्टर है, एरिया है तो इसका वेक्टर एरिया इधर है, अगर ये आपका वो मतलब एरिया है तो इसका वेक्टर एरिया इधर है, और फ्लक्स भी जो है ना वो इधर ही शो किया हुआ है। फिर अगर ये इस तरह की सरफेस है आपके पास तो इसका वेक्टर एरिया इधर है, इसी तरह से ये सरफेस है तो इसका वेक्टर एरिया इधर है। नेक्स्ट जो हमारे पास दो फार्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, ये मैंने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल पहले ही बता दी हुई है कि फाई ई इज़ इक्वल टू, पिछले लेक्चर्स में फाई इज़ इक्वल टू ई ए, और इसको आप जब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, और फाई इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, यानी ऊपर आपने चार्ज की वैल्यू को रखना होता है, नीचे आपने एरिया की वैल्यू को पुट करना होता है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि आपके पास ये एक बॉक्स है जिसके ऊपर, या एक प्लेट है जिसके ऊपर आपने चार पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो रखे हुए हैं। अब इसकी लंबाई 2 है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा 4। ऊपर भी हम 4 लिखेंगे और नीचे भी 4 रखेंगे, तो आपका चार्ज पर यूनिट एरिया जो है ना इसका एक जवाब आ जाएगा। और ये देखें आपको यहाँ पर भी एक ही जाहिर हो रहा है। या अगर एक बच्चा है उसको आप कहते हैं कि जी 1 दर्जन जो है ना वो माल्टे लेके आया 60 रुपए के, तो आप ये अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक माल्टे की कीमत क्या होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी यूनिट एरिया से मुराद ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया से मुराद भी इसी तरह से है कि यूनिट एरिया पे कितने चार्ज जो हैं वो आपके मौजूद हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें बहुत ही आसान सी एप्लीकेशन है। ये दो फार्मूले हैं, ये तीनों एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। इस वजह से मैंने जो हेडिंग है इसके साथ ये फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा लिख दिया है, और फाई ई इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू लिख दिया है। अब देखें आपके पास एक जो आपके पास ये है कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। आप इसके अंदर किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह की आपके पास ये आपका स्फीयर है कंडक्टिंग, उसी तरह की जो शेप है यानी सिमेट्रिकल है, उसी तरह के आपके चार्जेस की भी, मतलब वो अगर स्फीयर बना रहे हैं तो ये भी चार्जेस हैं, ये भी स्फीयर इस तरह से बना रहे हैं। और इसके दरमियान जो गाशियन सरफेस की है वो भी आपके पास इसी तरह से स्फीयर की फॉर्म में है। और इसका जो रेडियस है गाशियन सरफेस का जो है वो थोड़ा होगा, और जो ये सर्कल है जो आपका बाहर वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो बड़ा होगा। अब ये जो डायग्राम है इसको देख के आपने बताना है कि क्या इसमें से फ्लक्स गुजर है। अच्छा, क्या इसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या नहीं है। अच्छा देखें, ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है इससे लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ये हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पिछले लेक्चर्स में इसके हवाले से पढ़ा कि लाइंस जब बाहर की जानिब निकलती हैं। और चार्ज की एक खुसूसियत है, ये हमेशा जो आपकी सरफेस होती है उसकी मतलब आउटर सरफेस पे आ जाता है। जैसे खुदा ना खासा कोई बंदे अक्सर हम सुनते हैं टीवी पे कि जी फ़लाँ बंदा जो है ना वो दरिया में डूब गया,
और फिर बॉडी जो है ना वो पानी के ऊपर तैर रही होती है। सेम इसी तरह से चार्जेस में भी ये है कि ये जो है ना, ये पानी के ऊपर जैसे जैसे वो बॉडी तैर रही है, ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब देखें इसमें आपके पास फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू है, तो इसमें से तो कोई फ्लक्स ही नहीं गुजर रहा। अगर देखा जाए इस फार्मूले को तो लाइंस तो बाहर से गुजर रही है, तो ये वाला पूरा फार्मूला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे इस सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है। हम चार्ज की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो तब भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये भी हमें जाहिर हो रहा है इस तरह। और दूसरा जो है, हम यहाँ से क्योंकि लाइन्स भी कोई नहीं गुजरी तब भी फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो आप जिस तरह मर्जी याद कर लें कि क्यू को अगर ज़ीरो कर लेते हैं तब भी फ्लक्स ज़ीरो है, और वैसे भी जो आपकी जो डायग्राम है वो भी शो कर रही है। तो क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू की वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास फाई इज इक्वल टू 1/ε0 ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास जवाब क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब हमने ये जो इक्वेशन थी इसके ज़रिए से जाहिर किया फाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने तो बेसिकली कैलकुलेट करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। इसमें फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए है, इसको हम बराबर ले लेते हैं सिफर के। अब देखें ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, तो इसमें ये हो सकता है तीन मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, या ई ज़ीरो है, या फिर ए ज़ीरो है, या दोनों ज़ीरो हैं। अब देखें ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये सफ़ेयर है, इसका कोई ना कोई एरिया है। फिर दूसरी ऑप्शन क्या बन जाता है कि आपका ई जो है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो ई अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं तो हमारे पास ए चूँकि ज़ीरो नहीं है तो जवाब ज़ीरो। तो दूसरा जो रिज़ल्ट इसका निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हॉलो चार्ज स्फीयर होता है उसके अंदर जो है कि किसी पॉइंट पे वो ज़ीरो होती है। अब इस जो इफ़ेक्ट को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कह देते हैं। मतलब कि इंटीरियर जो होता है वो शील्ड कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करती, बाहर होती है लेकिन अंदर नहीं होती। अब इसकी मुख्तलिफ ये जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। जैसे कुछ जो है ना, मतलब सपोज़ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना बाहर से अगर पड़ती है उसके ऊपर, तो उनके रिज़ल्ट्स जो है चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को यहाँ पर रख देते हैं, तो लाजमी बात है कि बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं आ सकेगी। तो इस यहाँ तक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, पहुँचेगी नहीं। तो इस वजह से वो जो है ना मतलब बेहतर अंदाज में उसके वो रिज़ल्ट उसके आएंगे। इसी तरह से आप देखते हैं कि एयरक्राफ्ट जो होता है उसके अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं उन तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से नहीं पहुंचती क्योंकि उसकी सरफेस जो है ना ये आपके पास कंडक्टिंग होती है। वो जो आपकी फील्ड बाहर से आ रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या कर लेती है, स्टॉप कर लेती है। तो उम्मीद है कि ये आपको ये वाला जो सवाल है ये इसकी पहली एप्लीकेशन जो है वो क्लियर होगी। इसी तरह से हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें ये थोड़ा सा आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आगे मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत ज़्यादा आसान से हैं। अब देखें ये हमने इसमें इस तरह से कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है आपके पास, जब आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब हमने एक तो बात ये की थी कि जिस तरह का आपकी शीट होगी उसी तरह से जो है ना सिमेट्री में चार्ज की जो है वो उसके ऊपर फैला हुआ होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। लेकिन इस केस में हमारे लिए ये है कि चार्ज तो उसी तरह से जिस तरह से शीट है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इतनी बहुत बड़ी शीट है तो उसका हम एक छोटा सा पीस ले लेते हैं और फिर उस शीट में से हम एक ऐसे सिलेंड्रिकल जो है ना क्लोज सरफेस हम सपोज कर लेते हैं ताकि हम उसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें या मालूम कर सकें। अब देखें इसको यहाँ से थोड़ी सी हमें ये क्लियर नहीं होती, इस वजह से मैंने ये 3D जो है ना इसकी बनाने की कोशिश की है कि ये पॉजिटिव है, आपके पास जो है ना इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। पॉजिटिव से लाइन जो है ना इस तरह से बाहर की जानिब आ रहे हैं। ये समझें कि यहाँ से नीडल्स निकल रही हैं, सुइयाँ निकल रही हैं जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बाहर की जानिब है, ये इस तरह से बाहर को जानिब आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक कप है या कोई गत्ते का इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है, ये कैप है, मैं इसको
इसके ऊपर रखता हूँ, तो होगा क्या कि ये जो कर्व सरफेस है ना, उसमें से वो नीडल्स नहीं निकलेंगी। ये इमेजिनरी सरफेस है, एक्चुअल में नहीं पाई जाती। तो यहाँ से तो आपकी नीडल्स नहीं निकलेंगी, लेकिन इसके अंदर वाली सरफेस से जो है नीडल्स निकलेंगी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि फ्लक्स जो है यहाँ से है, ये जो कर्व सरफेस है यहाँ से फ्लक्स नहीं है। सेम इसी तरह से इसकी जो बैक साइड होगी वहाँ से फ्लक्स होगा, लेकिन कर्व सरफेस से जो है ना वो फ्लक्स नहीं होगा। तो हमें ये तो यहाँ से ही, मतलब जो डायग्राम देख के उससे ही हमें पता चल गया कि फ्लक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीसरी सरफेस का फ्लक्स नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली भी इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका वेक्टर एरिया है वो इधर है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल 0 बन गया, फ्लक्स आपका हो गया, यानी cos 0 आपका 1 होता है। लेकिन जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया इधर है, एरिया वेक्टर इसका इधर है, इसका वेक्टर एरिया इधर है, इसका वेक्टर एरिया इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो एक चीज़ इधर है और इधर वेक्टर एरिया उधर हो तो एंगल 90 का बनेगा, तो फ्लक्स जो है वो नहीं बने, मतलब नहीं होगा। तो देखें दोनों तरह से हमने डायग्राम के ज़रिए से भी जाहिर कर दिया और उसको फार्मूले के ज़रिए से भी जाहिर कर दिया। और फार्मूला जो है वो बेसिकली बनाया इस वजह से होता है ताकि हम कम्प्लेक्स सिचुएशन में भी फ्लक्स जो है ना वो क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। अब देखें ये देखें, यहाँ पर φ1 कह देंगे, इसको φ2 कह देंगे, इसको φ3 कह देंगे। मैंने ये किया है, फ़र्ज़ कर लें हाथ जो है ना, इसको ये ग्लास के अंदर है, मेरा ग्लास, ये हाथ जो ग्लास के अंदर है। अब देखें हाथ की जो फिंगर्स हैं, मैं कहता हूँ वो आपके पास जो है ना फ्लक्स की लाइंस को ज़ाहिर कर रहा है। अगर मैंने कप जो इसको, ये ग्लास को इधर रखा है, तो ये जो कर्व सरफेस है इसमें से तो वो उंगलियां नहीं गुजर रही, यानी इनमें से फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स जो है वो इसके अंदर से है, और ये इस जो आपकी फ्लैट सरफेस है, ये इमेजिनरी आपने ग्लास सपोज किया हुआ है ना, जैसे इमेजिनरी सिलेंडर आपने सपोज किया हुआ है, तो वो यहाँ से निकलेंगी। तो फ्लक्स सिर्फ इस जगह से होगा, इस जगह से होगा, इस जगह से होगा, या इस जगह से होगा, इस जगह से होगा, इस जगह से होगा, लेकिन दरमियान जो आपकी कर्व सरफेस है वहाँ पर नहीं होगा। इन दो पॉइंट्स पे एरिया जो वेक्टर है वो भी इधर ही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही है। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इधर और इधर एंगल 0 बनेगा और जो अंदर वाली सरफेस है उस पर एंगल जो है 90 बनेगा। अब देखें इक्वेशन हमारे पास आ गई, φ = 1/ε0 q। पहले हम क्या करते हैं, q की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पहले डिस्कस की थी। तो q = हमारे पास सिग्मा a आ गया, हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम अब सेपरेट रख लेते हैं। अब हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके 3 हम फ्लक्स बना देते हैं, φ1 इसको कह देते हैं, इसको φ2 कह देते हैं, इसको φ3 कह देते हैं। तो देखें जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन काफ़ी डिटेल में कर दिया कि φ1 जो है ना इधर ई इधर है और एरिया इधर है, cos 0 हो जाएगा। ये वाला जो कर्व सरफेस है, ये पूरी कर्व सरफेस को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम भी कर लें तो हर एक जो छोटा हिस्सा होगा उसका वेक्टर एरिया इधर की जानिब होगा, ये इधर को होगा, तो एंगल हमेशा 90 का बनेगा। तो इसमें आपके पास cos 90 आ जाएगा और इस यहाँ पर आपका cos 0 हो जाएगा। अब हमारे पास cos 0 1 होता है, cos 90 हमारे पास 0 होता है और ये फिर cos 0 1 हो गया, तो 2EA हो गया। अब दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन कर लेते, मतलब इसको इक्वल कर लेते हैं। ये भी φE है और ये भी हमारे पास φE है, तो 2EA बराबर है 1/ε0 जो सिग्मा ए हो जाएगा, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा और 2 आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होती है और एक डायरेक्शन चाहिए होती है। तो ये आपने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिए जो डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो E = 1/2ε0 सिग्मा आपके पास R यूनिट वेक्टर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब हम तीसरी वो जो है इसकी एप्लीकेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, यानी हमारे पास एक कैपेसिटर है, जैसे एक पॉजिटिव से प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। लाइंस जो है पॉजिटिव से किधर जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इस तरह से जैसे बॉक्स की फॉर्म में है, तो लाजमी बात है इसका जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो आपने गाशियन सरफेस लेनी है वो बॉक्स की फॉर्म में ले लेनी है। अब देखें ये मैंने ये आमतौर पर इतनी दूर दूर जो है ना वो प्लेट्स नहीं बनाते, लेकिन ये है कि मैंने इसको समझाने के लिए इसको प्लेट्स को जो है ना वो इस तरह से डिस्टेंस पे बना दिया। अब देखें ये आपके पास लाइंस जो हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होकर किधर जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। मैंने एक यहाँ पर एक बॉक्स जो है ना वो सपोज कर ली है, जिसके क्रॉस मैंने अपनी जो है ई की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। इस
साइड को मैंने फाई 1 कह दिया, इसको फाई 2 कह दिया, फाई 3 कह दिया और इसको मैंने फाई 4 कह दिया। अब देखिए फाई 1 जो है इसमें से तो कोई लाइन गुजर ही नहीं रही, यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जैसे मैंने बताया था कि चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता है, जैसे बंदा तैरने लग जाता है पानी के ऊपर, तो सेम इसी तरह से जो है ना वो चार्ज की खुसूसी मतलब एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा आउटर सरफेस पे होगा। तो पॉजिटिव से लाइन जो है वो किधर से जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब देखें क्या यहाँ से फ्लक्स हो रहा है, कोई लाइन गुजर रही है, नहीं गुजर रही। क्या यहाँ से फ्लक्स हो रहा है, कोई लाइन गुजर रही है, नहीं गुजर रही, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कोई लाइन गुजर रही है, नहीं गुजर रही। क्या यहाँ से लाइन गुजरी, हाँ जी लाइंस गुजर रही है। कितनी लाइंस गुजर रही, फर्ज कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लाइंस गुजर रही हैं। या आप यहाँ पर ऐसे करते हैं 4 गन्स के ज़रिए से फायर करते हैं, तो वो सिर्फ जो है ना इस तरह से मूव करेंगे और यहाँ पर 4 जो है ना स्पॉट पैदा कर देंगे या बुलेट्स गुजर जाएंगी। तो फ्लक्स सिर्फ इस साइड से होगा, इस साइड से भी नहीं होगा, इस साइड से भी नहीं होगा और इस साइड से। इधर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जो है नहीं होगी। और यहाँ पे अच्छा अब आपने ये बताना है कि जो वेक्टर एरिया है इस साइड का वेक्टर एरिया किधर होगा। अब देखिए इसका ये अगर आपके पास जो एक साइड है तो इसका वेक्टर एरिया होना है इस साइड पे। अब ये वाली साइड इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, इसका वेक्टर एरिया जो है ना वो इस साइड पे होगा। अच्छा ये वाली जो साइड है इसका वेक्टर एरिया क्या होना है, इसका साइड का वेक्टर एरिया इधर होना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पर एंगल कितने का बन गया, यहाँ पर 90 का एंगल जो है ना वो आपके पास बन गया। सेम इसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर भी एंगल जो है वो 90 का ही बनेगा। यानी वेक्टर एरिया इधर है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है। यहाँ पर एंगल जो है ना 0 बनेगा और यहाँ पर आपके पास ये वाली जो है ये वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है आपकी। अब बातें वही आगे जो हमने पहले की थी, जैसे फाई इज इक्वल टू यहाँ पर 1/ε0 क्यू जो है वो आ जाएगा आपके पास। इसमें आप Q की वैल्यू को पुट करेंगे तो Q आपके पास क्या है, सिग्मा ए है। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। अच्छा ये बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है जो कि हमने पिछली इक्वेशन में किया है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 साइड थी, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 साइड आ गई, फाई 1 फाई 2 फाई 3 और फाई 4। अब देखें फाई 1 पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉज 90 ई ए कॉज 0। यानी यहाँ पर देखें 90, यहाँ पर 90 और यहाँ पर आपके पास जो है ना वो पहले 90 है, फिर आपका 0 है और फिर 90 है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो यहाँ पर ई जो है वैसे ही 0 है, यानी इस साइड पे ई है ही नहीं। ई तो स्टार्ट हो रहा है उस जो आपके पास प्लेट है, प्लेट के जो बाहर वाली आउटर सरफेस है उसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पिछली जो थी उसमें ई ए और ई ए आ गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ई ए आया है। अब इसमें ये बाकी सारे तीनों जो मतलब 0 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ cos 0 हमारा 1 होता है और जो cos 90 होता है 0 होता है। अब देखें ये 0 है हो गया, ये भी 0 हो गया, ये ई ए बच गया और ये फिर 0 हो गया। इनको सबको ऐड किया तो हमारे पास ई ए आ गया। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो ई ए इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए आ गया। ये एक इक्वेशन ये है और एक आपके पास इक्वेशन जो है वो ये है। अच्छा दूसरी जो पिछली आपने एप्लीकेशन की थी उसमें और इसमें सिर्फ यही फ़र्क था कि वहाँ पर 2 था और यहाँ पर आपके पास ई ए है। अब दोनों कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई हमारे पास क्या आ गया 1/ε0 सिग्मा जो है। और फिर ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ मिकदार के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा आर वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखें हमने वो जो था गासेस लॉ उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। इसकी तीनों एक्सप्लेनेशन जो तीनों आपके पास थी एप्लीकेशन उसको भी देख लिया। अब पहली एप्लीकेशन क्या थी, इसको शॉर्ट सा मैं बताने लगा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर जो है 0 होती है। पहली इक्वेशन ये हो गई थी। दूसरी इक्वेशन हमने क्या की थी, दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो इसमें आपके पास जो फार्मूला निकला था वो ई का 1/2ε0 सिग्मा आर यूनिट वेक्टर आ गया था। लेकिन इसके बाद जब आपने क्या किया था, 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स को लिया था तो यहाँ पर 2 नहीं था, बाकी इक्वेशन जो है वो आपकी क्या थी, वो एक जैसी थी, जैसे वो है वैसे ही ये आपके पास। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो आप जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसको मैं जो है ना कमेंट्स में ये जैसे होता है कि आपको उस हवाले से एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।